बोलिए बोलिए। धन्यवाद। निशिकांत दुबे जी बोलिए। धन्यवाद शांत हो अध्यक्ष जाइए, महोदया। शांत होके बैठिए, अपना स्थान ग्रहण करिए, बैठ जाइए। धन्यवाद। शाम को लेंगे, हम शाम को लेंगे, शून्य प्रहर शाम को लेंगे। I'll take the 0 hour in the evening. Please sit down, take your seat. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत छोटा सा विषय है और माननीय वित्त मंत्री जी को 55,000 करोड़ रुपया लेना है और केवल दो विषय हैं कि फर्टिलाइजर में इनको पैसा लेना है और इनको जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जो है सब्सिडी देनी है। इसी में मेजर पैसा है, 43-44 हजार करोड़ रुपया है और इसके बाद छोटे छोटे डिमांड हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं इस पार्लियामेंट में कि जब मैं छोटा था, बचपन में था, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ही भाषण सुनते हुए बड़ा हुआ हूं, लेकिन इनको मैं अर्थशास्त्री कहूं या राजनीतिज्ञ कहूं, ये कभी कभी मुझे काफी दुविधा हो जाती है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बोलने के लिए दुविधा हो जाती है कि ये फाइनेंस इस देश के 120 करोड़ लोगों के फाइनेंस को चलाने के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं कि सरकार को चलाने के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं, राजनीति ज़्यादा हो जाती है या वित्त ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से कहाँ बजट गड़बड़ा जाता है, मैं खुद ही डिरेल हो जाता हूँ, क्योंकि बड़े हैं और ये कहा जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धः पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जो बड़े होते हैं उनका जो रास्ता होता है वही रास्ता होता है। तो महाजनों इन गता सुपंथा, तो जो वित्त मंत्री जी समझाते हैं वही समझना पड़ता है। बच्चा होने के कारण उतना समझ नहीं पाता हूं, लेकिन आज जिस जगह ये सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या है, केवल ये 55,000 करोड़ रुपए का सवाल नहीं है। हालत ये है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 28 फरवरी को हम लोगों को जो समझाया था, मेरे जैसे आदमी को जो समझाया था, वो इन्फ्लेशन का रेट क्या है। जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ITI बनाने की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करते हैं, वो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद भारत निर्माण में जो आपने 58,000 करोड़ रुपया रखा है, तो उस भारत निर्माण में हम इरिगेशन फैसिलिटी कितना बढ़ा पा रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या बढ़ा पा रहे हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना क्या हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालचाल है। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट 5% से लेके अब 10% तक GDP का जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है, उसका क्या हालत है इस देश में। उसके बाद जो हाई लेवल ऑफ डेप्ट है, कर्जा है, जिसके कारण की NPA बढ़ने की संभावना है। 13 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने BP रेट को जो है बढ़ा चुका है। तो इसमें जो NPA होगा, जो 14% 15% जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसमें जो NPA होगा उसमें हाई रेट ऑफ डेप्ट के बारे में क्या है। और इनइक्वालिटी, जहां से हम आते हैं, जिस राज्य से आते हैं, खासकर झारखंड का जहां तक सवाल है, बिहार का सवाल है, वेस्ट बंगाल जहां से खुद माननीय वित्त मंत्री जी हैं, उड़ीसा का सवाल है, जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें जो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी इसीलिए कि आप ही का डाटा कहता है कि 27% जो है पहले गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, अब वो 40% से ऊपर हो गए हैं। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गरीब बढ़ा है। इसमें कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो कि $1 से कम में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो उनका क्या होगा। और इसके बाद जो बजट डेफिसिट है, आपने जो फिस्कल मैनेजमेंट की FRBM एक्ट की बात की थी, फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, तो उसमें जो लार्ज बजट डेफिसिट की कल्पना मैं कर पा रहा हूं। जब अगला बजट आप देने के लिए जाएंगे, तो जब हम लार्ज डेफिसिट में जाएंगे, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा फेल हो गया है, 40,000 करोड़ रुपया आप कहां से लाएंगे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जो ग्रोथ रेट है, स्टील सेक्टर बंद होने के कगार पर है, सीमेंट सेक्टर बंद होने के कगार पर है, NPA आपका हो रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो है उसको डाउन कर दिया है। तो मेरा ये कहना है, जो पावर सेक्टर है, जो मर्चेंट पावर है, आप ये देखिए कि पावर सेक्टर में
इतना सरप्लस पावर है या पावर का रेट मर्चेंट पावर का इतना घट गया है 6 रुपया से वो 3 रुपया हो गया है कि जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो पावर सेक्टर को बढ़ाना नहीं चाहती। तो मेरा ये कहना है कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नीचे हो रहा है, इसमें जो लार्ज बजट डेफिसिट होगा, इसके बारे में वित्त मंत्री जी यदि समझाएंगे इस बजट में तो मुझे आसानी होगी। क्योंकि मान लीजिए कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में आप 60 जिले को ले चुके हैं और 18 जिले को लेने वाले हैं, तो उसके लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, पैसा केवल ये नहीं चाहिए कि 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया देना है माननीय वित्त मंत्री जी, आपको वहां के रूरल रोड्स बनाने हैं। 250 से ऊपर की आबादी वाले जितने गांव हैं, उस गांव को जो है आपको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपने पैसे की क्या व्यवस्था की है? ड्रिंकिंग वाटर आपको देना है, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? पीडब्ल्यूडी के रोड्स बनाने हैं, पुल है, पुलिया बनाना है, उसके लिए मतलब 78 जिलों के लिए आपने इस बजट में प्रोविजन रखा है। या जब अगला बजट आप देने के लिए जाएंगे तो उसमें आप किसी तरह से नोट छापकर जो है इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए बात करेंगे। इसके बाद आपका टैक्स कलेक्शन जो है, जब मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं भाव बढ़ रहा है, स्टील सेक्टर बंद हो रहा है, सीमेंट सेक्टर बंद हो रहा है, या और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो रहा है, सिल्क सेक्टर जिसके कि आपने सिल्क के इंपोर्ट को जो है, धागे के यार्न के इंपोर्ट को जो है पिछले बजट में 5% कर दिया था। तो उस कारण से चूंकि मैं सिल्क प्रोड्यूसिंग राज्य से आता हूं, उस जिले से आता हूं, तो सिल्क सेक्टर की जो हालत मैं देख रहा हूं, सर्विस सेक्टर की जो हालत देख रहा हूं, तो इसके आधार पर आपका जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन का रेशियो बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? 2008 से मैं सुन रहा हूं कि 10,000 किलोमीटर जो है एडिशनल नेशनल हाईवे आप बनाएंगे। 2012 होने के है तो वो 10,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा तो उसके लिए आपने अपने बजट में क्या प्रोविजन रख रखा है? इसके बाद मैं हमेशा देखता था सप्लीमेंट्री बजट देखते हुए कि आप जब सिविल एविएशन की बात करते थे तो आप एयर इंडिया को बचाने के लिए या एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस को बचाने के लिए उसमें कभी 800 करोड़ रुपया, कभी 1200 करोड़ रुपया देते हुए नजर आते थे, स्टिमुलस पैकेज देते हुए नजर आते थे। आज मैं सुन रहा हूं कि 30,000 35,000 करोड़ रुपया आप देने वाले हैं, तो वो देने वाले हैं। तो ये जो आपका फिस्कल डेफिसिट होने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या व्यूज हैं, इसके बारे में मेरे जैसे आदमी आपसे जानना चाहते हैं। कुछ चीजें मैं कोट करना चाहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं 225.6 बिलियन और इंपोर्ट कर रहे हैं हम लगभग 357 बिलियन। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है, इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है? हमारा जो पब्लिक डेब्ट है, पब्लिक डेब्ट वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आज मुझे लगता है कि 75% जो जीडीपी का है वो आप पब्लिक डेब्ट में चल रहे हैं। इसको खत्म करने के लिए क्या है? क्योंकि हमारे ऊपर बच्चे जब पैदा होते हैं उसके ऊपर इतना कर्जा बढ़ रहा है, उसके लिए इकोनॉमी में आपके पास क्या है? इसके बाद जो एरा है, एक है प्री कॉलोनियल एरा जो कि 1700 या 1773 के पहले का एक एरा था, और उसके बाद का एक दूसरा एरा है जो क्योंकि मैं बार बार देखता हूं कि जब आप या उधर से सरकार की तरफ से कोई भाषण देने के लिए आता है तो कहता है कि 6 साल के लिए जो है आप सरकार में रहे तो आपने ये काम किया, हम ये काम कर रहे हैं। आप हमेशा जो है वो 98 से लेकर 2004 और 2004 से 2011-12 तक आपने क्या क्या, हमेशा वो जवाब देने में आप करते हैं। तो मैं उसके पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। और माननीय मनमोहन सिंह जी ने 10 फरवरी को 2005 को ऑक्सफोर्ड में जो कहा था, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी के ही जो है मैं भाषण को कोट करना चाहता हूं कि देयर इज नो डाउट दैट आवर ग्रीवांसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर हैड ए साउंड बेसिस as the painstaking statistical work of the Cambridge historian Angus Maddison had shown, India's share of world income collapsed from 22.6% in 1700, almost equal to Europe's share of 23.3% at that time, to as low as 3.8% in 1952. Indeed, at the beginning of the 20th century, the brightest jewel in the British crown was the poorest country in the world in terms of per capita income. ये माननीय मनमोहन सिंह जी ने ऑक्सफोर्ड में कहा था। इसका मतलब ये है कि हम और यूरोप बराबर हुआ करते थे,
और उसके बाद धीरे धीरे जो सिचुएशन हुआ वो सिचुएशन कहां चला गया और आज हमारी क्या हालत है, इसके बारे में माननीय मनमोहन सिंह जी या माननीय वित्त मंत्री जी या इस सरकार के पास कोई आइडिया है कि हम दुनिया से किस तरह से लड़ पाएंगे, अपनी इकोनॉमी को कैसे ले पाएंगे, या भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, या हम 120 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इसी के आधार पर हम खेलते रहेंगे। दूसरा, वर्ल्ड बैंक से हम लोग बहुत गाइडेड हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वो दो चीजें कह रहा है। एक तो वो लेबर रेगुलेशन की बात करता है, चूंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत बात होती है और उसी के आधार पर यह पार्लियामेंट बन रहा है, इसीलिए वो WTO या वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमको लेबर लॉज को बदलना है और उसके हिसाब से हम बहुत चीजें करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो वो कह रहा है कि इंडियाज लेबर रेगुलेशन अमंग द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड have constrained the growth of formal manufacturing sector, where these laws have their widest application. Better designed labor regulation can attract more labor-intensive investment and create jobs for India's unemployment millions and those trapped in poor quality jobs. Given the country's momentum of growth, the window of opportunity must not be lost for improving the job prospect for the 80 million new entrants who are expected to join the workforce over the next decade. तो ये जो 80 मिलियन, वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि 80 मिलियन नए एंटरटेन्ट्स आएंगे, इसके लिए सरकार के पास क्या है, हम कितने लोगों को प्रत्येक साल रोजगार दे पा रहे हैं। और वो रोजगार नरेगा नहीं हो सकता वित्त मंत्री जी। नरेगा इसलिए नहीं हो सकता कि आप पढ़े लिखे लड़के को किसी को कुदाल चलाने के लिए नहीं कर सकते हैं, किसी को आप लेबर नहीं बना सकते। मेरा यह कहना है कि जिसने मैट्रिक पास कर लिया, जिसने IA पास कर लिया, जिसने ITI कर लिया, जो स्किल डेवलपमेंट कर लिया, क्या आपको लगता है कि वो लेबर बनेगा? हम कहते हैं कि हम नरेगा में जो है जॉब गारंटी दे रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या है। दूसरा, हमारे पास जो स्टील सेक्टर आ रहे हैं या जो कंपनियां आ रही हैं, वो चाइना जैसी कंपनी जब आती है तो अपने साथ लेबर को लाती है, तो हमारे पास क्या रेस्ट्रिक्शन है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने लेबर फोर्स को, कई एक लोग ऐसे यहां हैं जो वर्ल्ड में हमारे यहां वो टूरिस्ट वीजा पर आते हैं या घूमने के वीजा पर आते हैं और वो यहां नौकरी कर रहे हैं। हमने H1 H2 वीजा वाला जो रेस्ट्रिक्शन है दुनिया में जो है हमने लागू नहीं किया है। तो हमारे पास एक तो कोई वीजा रेगुलेशन के लिए कोई कानून नहीं है, और दूसरा जो लेबर फोर्स बढ़ रहा है उसके लिए क्या होगा, इस अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, इस स्किल डेवलपमेंट का क्या होगा, ये मेरा एक सवाल है आपसे। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, और चूंकि आपने एक सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रही है और खासकर ईस्टर्न इंडिया सेक्टर में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हमेशा वित्त मंत्री जी करते रहे हैं, उसमें से वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है और वो कह रहा है कि स्लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज ए कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स एज सम 2/3 ऑफ इंडियाज पीपुल डिपेंड ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर ए लिविंग। Current agricultural practices are neither economically nor environmentally sustainable, and India's yields for many agricultural commodities are low. Poorly maintained irrigation system and almost universal lack of good extension services are among the factors responsible. Farmer access to markets is hampered by poor roads, rudimentary market infrastructure, and excessive regulation. ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है एग्रीकल्चर के लिए। अभी FDI जब आ रहा था तो हमने कहा कि बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी, क्या वो रोड बना देगा, क्या वो इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर देगा, क्या वो हमारे यहाँ पावर प्लांट ला देगा? क्योंकि मैं जिस जिले से आता हूं, इस जिले में 2 घंटे 3 घंटे यदि बिजली रहती है तो काफी होता है। तो क्या वो कोल्ड चेन जो है जब बनेगा तो वो जनरेटर पर चलेगा, वो डीजल पर चलेगा? तो मेरा ये कहना है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कभी रूरल मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गांव में ग्रामीण हाट लगते हैं, कभी सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को लगते हैं, क्या हमने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कुछ दिया है? यदि बारिश होगा तो सारी की सारी सब्जी उसकी भीग जाएगी, सड़ जाएगी, उसके लिए कभी हमने सोचा है? तो जो रोड नहीं बनाएगा, इरिगेशन नहीं बनाएगा, और उसके लिए भारत निर्माण में हमने कितना पैसा दिया है,
हमारे यहां जैसे मैं आपको बताऊं कि झारखंड में केवल 9% इरिगेटेड लैंड है, केवल 9% इरिगेटेड लैंड है। 1952 से लेके आज तक हम कितने इरिगेटेड लैंड को बढ़ा पाए हैं? तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उतना इन्वेस्टमेंट कर पाने की स्थिति में हैं? और यदि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में, तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है? इसके लिए ये सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बाद जब आप बजट बनाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? ये मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए कंसर्न है। और ओवरव्यू एक 2011 का वर्ल्ड बैंक का है कि इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट ए रैपिड ग्रोथ although the government recently reduced its annual GDP growth projection from 9% to 8% for the current fiscal year ending March 2012. The slowdown is marked by a sharp drop in investment growth resulting from political uncertainties, a tightening of macroeconomic policies aimed at addressing a high fiscal deficit and high inflation going well beyond food and fuel prices, and from renewed concerns about the European and US economies. Although the government was quite successful in cushioning the impact of global financial crisis of India, it is now clear that a number of MDG targets will only be met under the 12th five-year plan. क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ये हो रहा है कि जो इंडियन बिजनेसमैन हैं वो $17 बिलियन यदि यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 43, 44, 45 बिलियन डॉलर वो बाहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या इसके लिए आरबीआई का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई माइंडसेट है कि उस इन्वेस्टमेंट को हम कैसे रोकें? हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है, हमारे इंडस्ट्रीज जो बाहर ले जा रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो जो कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट उसका कम हो रहा है, इसके बारे में भारत सरकार के पास क्या आइडिया है? इसके बाद ये कह रहा है कि जो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना 14%, क्योंकि एनडीए की सरकार यदि सक्सेसफुल हुई थी तो उसका कारण यह था कि 12-13% का जो इंटरेस्ट रेट था उसको वो 6-7% पर ले आई थी, 8% पर ले आई थी। आज जो है वो 14%, 15% पर जाएगा। और 14%, 15% के कारण क्या हो रहा है कि एक वाया मीडिया रूट हो रहा है, कोई एफडीआई का रूट हो रहा है, मॉरिशस से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के ऊपर जो है ज्यादातर इंडस्ट्री अपने आप को करने वाली। इस कारण से आपके बैंक्स का क्रेडिट रेट जो है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो है उसको डाउन कर दिया है। AAA से BBB कर देगा, BBB से CCC कर देगा, जो उसका अपना इतिहास है। इस हिसाब से आपके पास क्या पॉलिसी, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कर रही है। तो मेरा ये कहना है ये 3-4 चीजें जो है आपके विषय में होना चाहिए। इसके बाद मैं आप ही के भाषण को कोट करना चाहता हूं। कुछ जगह जो आपने कुछ बातें बोली हैं जो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपने लिखा कि वाइल वी सक्सीड, मतलब आप जब बजट भाषण दे रहे थे फरवरी में, तो उसमें जो आपने बोला था उसी को कोट कर रहा हूं कि वाइल वी सक्सीड इन मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग मेनी एरियाज ऑफ आवर कंसर्न, we could have done better in some others. The total food inflation declined from 20.2% in February 2010 to less than half at 9.3% in January 2011. तो जनवरी 2011 में और ये दिसंबर 2011 में कितना फर्क आया है वित्त मंत्री जी, ये देश को जानने का अधिकार है और मेरे जैसे लोगों को तो आपसे पूछने का अधिकार है। यदि आप इसके बारे में बताएंगे कि क्या कारण हुआ कि हम डाउन नहीं हो पाए, तो एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। इसके बाद आपने अपने बजट में कहा कि आवर प्रिंसिपल कंसर्न दिस ईयर हैज बीन द कंटिन्यूड हाई फूड प्राइसेस। इन्फ्लेशन सरफेस्ड इन 2 डिस्टिंक्ट एपिसोड। At the beginning of the year, food inflation was high for some cereals, sugars and pulses. Towards the second half, while prices of these items moderated and even recorded negative rates of inflation, there was a spurt in prices of onion, milk, poultry and some vegetables. मेरा हमेशा बार-बार लगातार मैं जहां जाता हूं एक ही सवाल पूछता हूं कि 2009 में कितना प्रोडक्शन था इस कंट्री के पास इन सारे आइटम्स का? शुगर का कितना था, पल्स का कितना था, सीरियल्स का कितना था, और 2011 में कितना है? 2009 में कितना पॉपुलेशन था और 2011 में कितना पॉपुलेशन है? और 2009 में इस टमाटर के, आलू के, गेहूं के, चावल के, इसके या चीनी के भाव कितने थे और 2011 में भाव कितने हैं?
हम इस डाटा में नहीं जाना चाहते कि 10% इन्फ्लेशन है, 5% इन्फ्लेशन है। मुझे रुपये के टर्म में यदि वित्त मंत्री बताया जाए कि 2009 में प्रोडक्शन कितना था और उस प्रोडक्शन के आधार पर 2009 के जनवरी में रेट कितना था और 2011 में रेट कितना है, तो मेरे जैसे लोगों को वो सुविधा होगी। क्योंकि इन्फ्लेशन के टर्म में आप बात करते हैं कि आज मान लीजिए 10 रुपया हो गया है किसी कारणवश, तो वो 10 रुपया से 11 रुपया हुआ या नहीं हुआ, या 10 रुपया 20 पैसा हुआ कि नहीं हुआ, आप उस टर्म में समझाते हैं। मुझे सीधा सीधा, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूं, तो मैं सीधा सीधा समझना चाहता हूं कि 2009 में प्रोडक्शन कितना था, 2009 में रेट कितना था और 2011 में रेट कितना है। यदि ये बताएंगे तो मुझे सुविधा होगी। इसके बाद आपने कहा अपने बजट भाषण में कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस इन 2010-11 while being supportive of fiscal policy has succeeded in keeping core inflation in check. As the transmission lag in monetary policy tends to be long, I expect the measures already taken by the RBI to further moderate inflation in coming months. 13 बार उन्होंने अपने रेट को बढ़ाया है। तो क्या वित्त मंत्री जी, ये आपने जो फरवरी में भाषण दिया था, आरबीआई जिस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रही है और जिस कारण मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके आप एजुकेशनल सेक्टर ले लीजिए, उसके साथ आगे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लीजिए, सभी जगह, या हाउसिंग सेक्टर ले लीजिए, सभी जगह एनपीए बढ़ने की संभावना है, बैंक्स का कबाड़ा होने की संभावना है, इन्फ्लेशन नहीं कम हो रहा है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली स्थिति है। तो क्या वित्त मंत्रालय जो है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके साथ अपने आप को जुड़ा महसूस करती है या इस देश के साथ जुड़ा हुआ महसूस करती है? ये एक सवाल है। इसके बाद आपने कहा कि द डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर इन द करंट ईयर हैव बीन एनकरेजिंग इवन एज द रिकवरी इन डेवलप्ड कंट्री इज ग्रेजुअली टेकिंग रूट। आवर ट्रेड परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड. Exports have grown at 29.4% to reach $184.6 billion, while imports at $273.6 billion have recorded a growth of 17.6%. मेरा ये कहना है कि ये जो अभी डॉलर का रेट बढ़ रहा है, $40 के हिसाब से जो है, 40 रुपया पर डॉलर के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, और वो 50 रुपया के क्रॉस जा रहा है और आरबीआई उसमें इंटरवीन नहीं कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगता है कि यूएस जो है उसकी सिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है। या तो हो सकता है कि यूएस की इकोनॉमी में इतना ग्रोथ दिखाई दे रहा हो, क्योंकि जिस कंट्री का ग्रोथ 1%, 1.2% से ज्यादा नहीं है या निगेटिव ग्रोथ है, हम उससे तुलना कर रहे हैं जिसकी इकोनॉमी 7%, 8%, 9%, 10% तक बढ़ रही है और हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसके बाद यदि यूरोप में क्राइसिस आ रहा है, उसके आधार पर लोगों को लगता है कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, और इस कारण से कभी कभी एक फंसी सा जवाब आता है कि ये जो डॉलर का रेट बढ़ गया है इसके कारण हमारा 10 बिलियन 11 बिलियन जो है ज्यादा स्टॉक बढ़ गया है, मतलब हमारा एसेट बेस जो है 11 बिलियन ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे केवल ये समझा दिया जाए कि ये $50 हो जाने, 50 रुपया पर डॉलर हो जाने से हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं, या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यदि हमारा डॉलर का रेट जो है वो बढ़ता है तो अपने को फायदा होगा इसके बारे में भी यदि देश को बताया जाए, और किस तरह का कंसोलिडेशन हम कर पा रहे हैं, ये एक सवाल मेरे मन में। इसके बाद जो आपने इसमें 13,000 करोड़ रुपया का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बात किया है, या फर्टिलाइजर सेक्टर्स को आपको देना है, तो 2-3 सवाल मेरे जहन में आते हैं कि पिछले साल 2010 में फर्टिलाइजर का रेट कितना था और आज 2011 में फर्टिलाइजर का रेट कितना है। आप सब्सिडी घटाइए, सब्सिडी नहीं दीजिए, डायरेक्ट सब्सिडी दीजिए। वैसे डायरेक्ट सब्सिडी किसको देंगे, ये भी मेरा सवाल है। डायरेक्ट सब्सिडी कैसे देंगे, क्योंकि वित्त मंत्री जी आप भी गांव जाते हैं, गांव के हैं, हमारा और आपका खेत जो है कोई ना कोई बटेदार करता है और खेत हमारे नाम से, तो खेत हम आप जब है ये कोई किराया नहीं लगाते हैं, मकान का किराया नहीं लगाते हैं, तो जमीन का जब हम एग्रीमेंट नहीं साइन करते हैं, हम ऐसे ही मौखिक बोल देते हैं कि तुम मेरा बटेदारी करोगे और वो मेरा बटेदारी करता है।
तो जब आप डायरेक्ट सब्सिडी देने की बात करते हैं तो वो किसको देंगे? हमको देंगे, हमारे मालिक, मतलब हम जब किसान हैं, हम जो मालिक हैं उस खेत के, आप मेरे नाम से देंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई खाता बही है नहीं कि ये जो है कौन बटाईदारी कर रहा है। तो ये डायरेक्ट जो सब्सिडी देने की बात करते हैं ये किसको देते हैं? एक मेरा बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि यदि आप नहीं दे रहे हैं सब्सिडी तो किसके पॉकेट से पैसा निकल रहा है? आपने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषणा कर दिया कि 300-400 रुपया, मान लीजिए यूरिया का 400 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो बिकता है 1000 रुपये 1200 रुपये में। तो जो ब्लैक मार्केटियर है, जो चीजें हैं, वो किसानों के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। तो किसानों के पॉकेट से जब पैसा निकाल रहे हैं तो वो सब्सिडी होता है या नहीं होता है, उससे इकोनॉमी प्रभावित होती है या नहीं होती है, इसका भी एक जवाब जो है मेरे जैसे आदमी ढूंढ नहीं पाते हैं कि उसका इकोनॉमिक टर्म में क्या यूज है। इसके बारे में भी यदि आप वित्त मंत्री जी बताएंगे तो एक बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है कि सीड्स का दाम, जो बीज है, बीज का दाम 2010-11 में कितना था, आज कितना हो गया? पेस्टिसाइड्स का दाम कितना था, आज कितना हो गया? और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमने ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो पैसा दिया था, जो 400 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए दिया, तो स्तन सेक्टर में उसका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो या पल्स के लिए, जैसे पल्स के लिए आपने 300 करोड़ रुपया दिया था, तो 2010 में पल्स का उत्पादन कितना था और 2011 में पल्स का उत्पादन कितना हुआ, वो 300 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के बाद उसको भी देश के बारे में बताना चाहिए। या पैसे की हम बर्बादी कर रहे हैं या वो किसी सही दिशा में जा रहा है, या इरिगेशन फैसिलिटी हम कितना बढ़ा पाए हैं, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, तो इसके बारे में भी मेरे जैसे लोगों के मन में है, क्योंकि ये काफी पास है। सप्लीमेंट्री बजट जो है ये बहुत नजदीक है और आप बजट एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं, तो एक मेरे जैसे लोगों के मन में ये था। इसके बाद आपने कुछ बातें कही हैं कि अनलाइक डीटीसी, डिसीजन ऑन द जीएसटी हैव टू बी टेकन इन concert with the states with whom our dialogue has made considerable progress in the last 4 years. तो क्या जीएसटी के बारे में हम आगे बढ़ पाए हैं? क्या स्टेट के कंसर्न को हम ठीक कर पाए हैं? क्या ये रिफॉर्म्स लागू कर पाने की स्थिति में हम 2012 में अपने आप को पा रहे हैं? या डीटीसी का जो कंसर्न है, तो डीटीसी हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे? डीटीसी यदि इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो क्या हम जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको बेनिफिट दे पाएंगे? कैपिटल गेन्स के बारे में क्या कर पाएंगे? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या कर पाएंगे? इसके बारे में मेरा कंसर्न है कि 2012 में ये रिफॉर्म्स लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी देश को एक बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मैंने फर्टिलाइजर के लिए जो बातें कही थी कि आपने नंदन नीलकेनी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है और उसका आपको बेनिफिट नजर आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें किरासन तेल का जो डायरेक्ट सब्सिडी है, वो किरासन तेल की डायरेक्ट सब्सिडी के लिए ये जो यूआईडी कार्ड आ रहा है, यूआईडी कार्ड के आधार पर आप काफी कुछ उसके साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये यूआईडी कार्ड में कितना इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं? जहां जहां मुझे कंसर्न है कि जैसे मान लीजिए वो उन्होंने शुरू किया कि हम 5000 करोड़ करेंगे, फिर हुआ 20,000 करोड़ करेंगे, एक एस्टीमेट आ रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपया का उसका खर्चा होगा। तो मान लीजिए, और इतना बड़ा बायोमेट्रिक का जो है किसी के पास कोई सैंपल नहीं, हम एक बड़ा नया चीज, यूनिक चीज क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए होम मिनिस्ट्री, बार बार जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं कि होम मिनिस्ट्री कह रही है कि इससे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम जहां से आते हैं, फिर मैं आपको बात कर रहा हूं कि झारखंड जैसे राज्य से आते हैं, हम लोग जब शुरू में दिल्ली में आए तो कहा गया कि कोई गवर्नमेंट का लेटर आपके पास है? तो मैंने कहा गवर्नमेंट के लेटर का क्या मतलब होता है? तो कहा कि गवर्नमेंट का लेटर यदि होगा तो उससे आपको टेलीफोन मिल जाएगा, गवर्नमेंट का यदि लेटर यदि आपके पास होगा तो उससे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। आप जो यूआईडी बना रहे हैं, पहले कहा गया कि ये नंबर बनेगा, बाद में हो गया कि ये कार्ड बन रहा है। तो ये जो कार्ड बन रहा है, इस कार्ड में भारत सरकार का लोगो है। तो भारत सरकार का लोगो जो है, आप उसको कह रहे हैं कि ये सिटीजन है, ये रेसिडेंट है, इसको हम नागरिकता नहीं दे रहे हैं, नागरिकता नहीं दे रहे हैं। और आम सभा, ग्राम सभा जो है बताएगी कि किसको करना है। हमारे यहाँ जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है और उसके साथ ये सांप्रदायिकता से इस मुद्दे को जोड़कर नहीं देखिएगा, ये लेबर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेबर से जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि बांग्लादेश से चीप लेबर आ रहा है और वो हमारे यहाँ दिल्ली में, बॉम्बे में, मद्रास में सभी जगह नौकरी कर रहा है, और एक सेंटिमेंट जो है ईस्टर्न इंडिया के लोगों के खिलाफ डेवलप हो रहा है। वो बिहारी कह के, झारखंडी कह के, मध्य प्रदेश का कह के जो है उसको मार रहे हैं। वो हमारे लोग नहीं हैं,
वो बांग्लादेश के लोग हैं जो यहां आ गए हैं और एक बड़ा सीरियस इंप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जब आप उनको भारत सरकार का कार्ड दे देंगे तो क्या उसको आप राशन कार्ड नहीं बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे? क्या वो बैंक अकाउंट नहीं खोल लेगा? और जहां का पॉपुलेशन ये है, जो कुछ लोगों का टारगेट है, और माननीय वित्त मंत्री जी, ये अर्थशास्त्र से अलग विषय है। आप बंगाल से आते हैं, आप इन चीजों को ज्यादा समझेंगे कि एक जिला ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। तो जब बदल गई है तो वो जो कार्ड बनेगा, तो क्या हम उसको नागरिक बनाने के लिए नहीं चल रहे हैं? एक तो सवाल वो नागरिकता का है। दूसरा सवाल ये है कि जो लोग आपने लगा रखे हैं एजेंसीज, अभी उसको पार्लियामेंट ने कानून पास नहीं किया है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस उसको देख रही है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो टेंडर निकाल रहे हैं। जो टेंडर निकाल रहे हैं उसमें जो उनको क्लैरिफाई करने वाला होता है कि आदमी ऐसा है कि नहीं है, जो चूज करने वाला होता है उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके क्रेडेंशियल क्या है, वो चेक नहीं कर रही है कोई कंपनी। तो मेरा मानना है कि जो होम मिनिस्ट्री ने सीरियस कंसर्न अपना शो किया है, प्लानिंग कमीशन से बाहर हो गया है। क्योंकि आप जब किसी बड़े आदमी को किसी अथॉरिटी में लाएंगे तो उनको लगता है कि हम प्रणब बाबू से सीधा बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह से क्या सीधा बात कर रहे हैं, तो एक एमपी होने के नाते निशिकांत दुबे से क्यों बात करने आएगा? तो जब आपने किसी को एक अथॉरिटी बना दी है तो वो सरकार से बड़ा एक इमरजेंसी है उसका। तो एक तो 20,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपया आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे, उतना पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा, और सिक्योरिटी का थ्रेट है या नहीं है, और उसके बाद उसमें से जो बनेगा, जो लोग आएंगे उनको आप एलपीजी कैसे डायरेक्ट जो है सब्सिडी देंगे और केरोसिन का कैसे डायरेक्ट सब्सिडी देंगे या फार्मर्स को कैसे सब्सिडी देंगे, इसके बारे में भी हमारा एक कंसर्न है। और जब आप अगला बजट बनाने के लिए आएंगे तो इसके विषय में बताएंगे तो हमारे जैसे लोगों को सुविधा होगी। एफडीआई के बारे में बात हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने अपने बजट भाषण में कहा कि टू मेक द एफडीआई पॉलिसी मोर यूजर फ्रेंडली, ऑल prior regulation and guidelines have been consolidated into one comprehensive document, which is reviewed every 6 months. The last review has been released in September 2010. This has been done with the specific intent of enhancing clarity and predictability of our FDI policy to foreign investors. Discussions are underway to further liberalize the FDI policy. ये आपने फरवरी में कहा था। 25 मार्च को जब हमने बातें कही जिसके बारे में कि ये पार्लियामेंट नहीं चला, मल्टी ब्रांड रिटेल में सरकार को बुद्धि आई और आपने एक अच्छा काम किया। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अर्थशास्त्र के बारे में आपसे बात करूं कि या राजनीति के बारे में आपसे बात करूं, मेरे जैसे आदमी हमेशा कंफ्यूज होते हैं और आप हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। मुझे पता है कि मैंने जो जो कंसर्न उठाए हैं उसको आप 2 मिनट में कहिएगा कि ये कुछ चीजें नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर, अभी इंश्योरेंस सेक्टर को खोलने की बात हो रही है, आपने कहा है कि हमेशा इसको रिव्यू कर रहे हैं और फर्दर लिबरलाइज करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में इस पार्लियामेंट के अंदर माननीय यशवंत सिन्हा जी यहां बैठे हुए हैं, एनडीए की सरकार थी, इसमें लेफ्ट के साथियों ने जो है बहुत एग्रेसिव विरोध किया था और यह कहा था उन्होंने कि 26% से ऊपर किसी हालत में नहीं बढ़े, 26% से ऊपर। और अभी जो मेरी जानकारी कहती है कि 26% से 49% आप करना चाहते हैं। आपने उसमें कहा जो कंपनियां आई हैं उन कंपनियों को आपने कहा कि आप जिस वक्त की माननीय यशवंत सिन्हा जी ने इसको खोला था कि आप आईपीओ ला सकते हैं, आप जो है पब्लिक में जा सकते हैं और बिना पब्लिक में गए हुए आपको लगता है कि 26% से 49% हो जाना चाहिए, अभी कोई बहुत बढ़िया माहौल नहीं है। तो क्या आपको लगता नहीं कि 2G की तरह जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, यदि ये सेक्टर ग्रोथ नहीं कर पाए, इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि आज भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका 78 to 80% जो है मार्केट का जो वैल्यू है 78-80% वो कंट्रोल कर पा रहा है। इसका मतलब कि हमने जो सोचा कि इंश्योरेंस सेक्टर में ये पेनेट्रेशन होगा, गांव तक जाएगा, वो गांव तक नहीं जा पाया है। आज भी सरकारी कंपनियां डोमिनेट कर रही हैं और आप जो ये 26% से 49%, 51% या 74% करना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हीं कंपनियों को आप पैसा देना चाहते हैं, वो अपना स्टेक बेचेंगे? उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, वो उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि यदि ये सेक्टर इतना कमजोर हो गया है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी के अकाउंट जो है वो लाल है, रेड है अकाउंट, तो फिर पैसा देने के लिए लोग क्यों आ रहे हैं? यदि इंश्योरेंस सेक्टर में कोई बेनिफिट नहीं है तो लोग पैसा देने के लिए क्यों आ रहे हैं? ये एक मेरे जैसे लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है। उसी तरह से एविएशन सेक्टर में आप एफडीआई खोलने की बात कर रहे हैं,
कि 24% खोल देंगे, 26% खोल देंगे, और सारी कंपनियां जो है रेड में है। तो रेड में है तो वो कौन सी कंपनी है जो घाटे में भी लाभ कमाने की इच्छा रखती है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है एविएशन सेक्टर नुकसान में चल रही है। तो ये जो एफडीआई पॉलिसी है, ये जो बिना सोच समझकर हम एफडीआई खोलने की बात करते हैं, क्योंकि जब हम इंडियन एयरलाइंस के बदले प्राइवेट कंपनियों को खोज रहे थे तो हम बार बार ये बातें कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर यदि इसमें आ जाएगा तो इसका बड़ा बेनिफिट होगा, इसका बड़ा बेनिफिट होगा, और वही प्राइवेट सेक्टर जो है आज नुकसान में चल रहा है। तो नुकसान में चल रहा है तो हम जो सब्सिडी देते थे या इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया को हम मजबूत करने के लिए देते थे वो ज्यादा था, या आज हम प्राइवेट सेक्टर जो डूब रहा है उसको जो स्टिमुलस पैकेज देंगे या कुछ भी करेंगे वो ज्यादा होगा? इसके बारे में भी यदि आप बताएंगे तो हमारे जैसे लोगों को एक जानकारी होगी। इसके बाद आप बैंक्स खोलने की बात करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहले से, आपने अपने बजट में कहा है कि इसमें आपने कहा है कि इन माई लास्ट बजट स्पीच आई हैड अनाउंस्ड, बस 2 मिनट, I had announced the Reserve Bank of India would consider giving some additional banking licenses to private sector players. तो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जिसको कि 500 करोड़ रुपया होगा, आपने उसको जो है बजट मतलब बैंक खोलने के लिए परमिशन देने की बात कर रहे हैं। तो आपने वो कैसे, वो 5 सेक्टर को कैसे, 5 लोगों को कैसे चुन लिया? जब 2G, 3G, 4G, 8G, CWG इसका इतना स्कैम चल रहा है, तो मेरा एक सलाह होगा और चीजें होगी, और माननीय वित्त मंत्री जी आपसे होगी क्योंकि आप काफी ट्रांसपेरेंट हैं, कि हम इसको बीडिंग करने के बदले इसको सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को देने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लाइसेंस है, हम लाइसेंस इसलिए दे रहे हैं कि हमारे जो सरकारी बैंक है या इसके पहले के जो प्राइवेट बैंक है वो गांव तक नहीं जा पाए हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर जो है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंश्योरेंस सेक्टर उदाहरण है कि हमने उसको खोला है और उसके बावजूद भी वो गांव तक पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट आएंगे या जो बड़े लोग आएंगे वो कैसे जाएंगे? फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? तो मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है इसको खोलते हुए यदि बीडिंग के प्रोसेस में जाएंगे तो इस देश को एक बेनिफिट भी होगा, चीजें भी होंगी, और जो लोकल लोग हैं जिनके लिए कि हम खोलना चाहते हैं, रूरल मासेस तक जाना चाहते हैं, उनको एक बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। हमारे पास बोलने को काफी कुछ चीजें हैं, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स है, हम इसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं केवल यही कहूंगा कि एक संस्कृत का श्लोक है कि यानी अनविद्यानि कर्माणि न कर्तव्यानि नो इतरानि। वित्त मंत्री जी, जो भी काम हो मनसा वाचा कर्पणा हम अच्छे से करेंगे तो अच्छा होगा। इस देश को बनाने के लिए हम और आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पोजीशन और अपोजिशन जब मिलेगा, हमारा काम है आपके गलतियों को उठाना, आपका काम है उन गलतियों को सुधारना या हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना। मुझे लगता है कि आप जो है अगला बजट बताते हुए हमारे इस कंसर्न को ठीक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।